हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग संविधान का टॉपिक पढ़ रहे थे। 1909 तक का अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे है 1919 का अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो निम्न हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। 1909 भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्य की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दोनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किनको कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित या अंतरित। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो इस प्रकार से हैं। आरक्षित विषय के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं वो इस प्रकार से हैं: वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये सभी आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। अब है हस्तांतरित विषय। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान इत्यादि, ये सभी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए। अब कहता है कि आरक्षित विषयों का
प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। कह रहा है कि जो आरक्षित विषय थे उन विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि ये जो द्वैध शासन है 1919 के तहत आया और 1935 के तहत समाप्त हुआ। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई, तो 1919 के तहत। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1919 अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली कमेटी द्वारा जिसकी स्थापना अर्थात ली कमेटी की स्थापना 1923-24 में जो हुई थी, की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कहता है कि एक ली आयोग की स्थापना की गई। ली आयोग की स्थापना 1923-24 में हुई थी। और इस ली आयोग की स्थापना क्यों की गई, तो इस ली कमेटी की सिफारिश पर ही सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 1926 में हुआ था और ये 1919 अधिनियम के तहत हुआ था। अब है इस अधिनियम के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था किस एक्ट के तहत, तो किस अधिनियम के तहत, तो 1919 का या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान सभा में वाइसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा गया। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वाइसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। वह कौन कौन से थे, तो कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी।
उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। ये सभी उसके अंतर्गत रखे गए थे। आगे कहता है 1909 जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के तहत आया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। अब है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम कौन सा था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा जारी करने के अवसर ही नहीं आया। कह रहा है अखिल भारतीय संघ 1935 के तहत यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। ध्यान रखिए, प्रांतों के लिए जो है सो यह अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। 1935 एक्ट का यह प्रावधान है। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था के तहत जो है सो परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो परिसंघ सूची विषय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसे देखेंगे। परिसंघ सूची के विषयों पर
परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। परिसंघ सूची पर जो है सो कौन विधान बनाता? तो विधानमंडल। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय शामिल थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल की अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोकसभा और शिक्षा। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद इत्यादि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्तियां थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। 1935 अधिनियम के बारे में कुछ और टिप्पणियां की गई है। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी और अंबेडकर जी की क्या युक्ति थी, उसको सुनिए। गुलामी का अधिकार पत्र, अर्थात 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1935 अधिनियम के बारे में और क्या कहा गया? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह नेहरू जी का स्टेटमेंट है। और किसके लिए है? तो 1935 के अधिनियम के प्रति उनका स्टेटमेंट है। उनका दो स्टेटमेंट है 1935 अधिनियम के बारे में। पहला है गुलामी का अधिकार पत्र और दूसरा है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट नेहरू जी ने 1935 अधिनियम के बारे में कहा। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने 1935 अधिनियम के बारे में कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अंबेडकर जी ने क्या कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। आगे है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई।
न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था की गई उसके बारे में क्या कहना है, तो इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। अर्थात 1935 का जो अधिनियम बना उसमें एक क्या है, तो एक लाइन है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। ठीक है। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। इसके तहत इसका जो विस्तार हुआ उसमें दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर वर्ग भी शामिल हो गए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ये बहुत ही VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना का अभाव था, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है 1935 अधिनियम के तहत और क्या क्या हुआ है। तो 1935 के तहत और क्या क्या हुआ है, सो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बर्मा को भारत से जो अलग किया गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखना है, बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को जो है सो मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई है 1935 के तहत, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत लगभग 10% जनसंख्या को ही मत अधिकार मिला था। अब है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको
ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक संविधान सभा द्वारा नया कानून बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। अभी तो एक बात कहा गया कि जो भारत मंत्री के पद थे उसको समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही तब तक शासन होगा जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है। आगे है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। देखिए क्या कहता है कि उस समय जो अधिनियम बना था 1947 के तहत, ये कहा गया कि जो भारत डोमिनियन है ना, उसमें जो है सो सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। अब देखिए सिलहट जिले के बारे में क्या कहता है। सिलहट जिला के बारे में अलग से नोट दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिला जो है सो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक। जहाँ तक कोशिश मैंने किया है आप लोगों तक पहुँचाने का, ये वीडियो बेहतर से बेहतर हो, और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।